गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 15 ऑफ फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 15 ऑफ फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो करते हैं सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड वाज कन्फर्ड विद विच अवार्ड ड्यूरिंग इंडिया एनर्जी वीक 2025 हेल्ड इन गोवा। तो तेल इंडिया लिमिटेड को गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2025 के दौरान कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर। सो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्ना सीपीएसई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यहाँ पर आती है, तो इसको यहाँ पे दिया गया है फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री अवार्ड 2025 फॉर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर। इवेंट अगर हम देखें तो ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग द इंडिया एनर्जी वीक 2025 जो कि गोवा में आयोजित किया जा रहा था। यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी और सेक्रेटरी डॉक्टर नीरज मित्तल के द्वारा जो इस सेरेमनी को अटेंड किया गया। अवार्ड यहाँ पे रिसीव किया गया बाय डॉक्टर रंजीत शाह, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्यों ये रिकॉग्निशन यहाँ पर दिया गया है ऑयल इंडिया को? तो ड्यू टू ऑयल इंडियाज एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज, इम्प्रूव्ड रिकवरी फ्रॉम मैच्योर ऑयल फील्ड्स और एडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसके अलावा अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो ये जो अवार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथन करता है इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, सपोर्ट करता है हमारा मिशन जो है रिड्यूसिंग क्रूड ऑयल इंपोर्ट, और री करेगा ये इंडियाज सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी। Next question, who has been appointed as the new chairman of Gujarat International Finance Tech City in February 2026? तो फरवरी 2026 में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज उदय कोटक। तो गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपॉइंट किया है उदय कोटक, फाउंडर ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक, एज न्यू चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया गया इनके द्वारा हसमुख अधिया को, जो कि फॉर्मर ब्यूरोक्रेट थे, हु हैड बीन सर्विंग एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सिंस जून 19 2023। अब अगर हम गिफ्ट सिटी की बात करें तो इंडिया की ये फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है, इंडियाज़ मेडन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ये आ जाएगा। और इसके अलावा इसको जो है एनविजन किया गया था ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टेन्योर एज गुजरात सीएम। बैंकिंग एसेट्स की अगर हम बात करें तो एज ऑफ सितंबर 2025 इसके बैंकिंग एसेट्स यहाँ पर आ जाते हैं $100.14 बिलियन, और क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रहती है $142.98 बिलियन। 35 IFSC बैंकिंग यूनिट्स ऑपरेटिंग ये यहाँ पे रहता है, इंक्लूडिंग कोटक महिंद्रा बैंक। Next question, the Reserve Bank of India has approved the reappointment of Sanjay Agarwal as MD and CEO of AU Small Finance Bank for how many years starting from April 19, 2026? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संजय अग्रवाल को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में 19 अप्रैल 2026 से कितने वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 3 ईयर्स। तो संजय अग्रवाल को यहाँ पे री अपॉइंट किया गया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इनका टेन्योर जो रहेगा यहाँ पे 3 साल के लिए इनको एक्सटेंशन दी गई है फ्रॉम अप्रैल 19 2026 टू अप्रैल 18 2029। इससे पहले भी जो है इनको अप्रूवल दिया जा चुका है, जिसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए अप्रूवल दिया गया था अक्टूबर 17 2025 से, और शेयर होल्डर्स के लिए दिसंबर 2025। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो ये जो रीअपॉइंटमेंट है यहाँ पे जो है ये थर्ड कंसेक्यूटिव आरबीआई अप्रूव यहाँ पे दिया गया है, और अंडर हिज लीडरशिप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यहाँ पे फोकस किया है डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एसएमई लैंडिंग और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ के ऊपर जो है यहाँ पे इन्होंने फोकस किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो ये फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है इन ओवर अ डिकेड टू रिसीव आरबीआईज इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू ट्रांजिशन इनटू अ यूनिवर्सल बैंक।
Next question. In 2026 Barbados general election, Prime Minister Mia Mottley Barbados Labour Party secured how many seats in the House of Assembly? तो अभी 2026 में बारबाडोस आम चुनाव में प्रधानमंत्री मिया मॉटली की बारबाडोस लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ असेंबली में कितनी सीटें जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 30 out of 30। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मिया मॉटली ने यहाँ पे हिस्टोरिक थर्ड कॉन्जिक्यूटिव जीत यहाँ पे हासिल की है। उनकी पार्टी जो है बारबाडोस लेबर पार्टी ने यहाँ पे अचीव किया है क्लीन स्वीप ऑफ ऑल 30 सीट्स इन द हाउस ऑफ असेंबली। इसके अलावा अगर हम बात करें अपोजिशन लीडर की, राफेल थॉर्न यहाँ पे जो है वो अनसीटेड रहे हैं। पॉलिटिकल माइलस्टोन इसको माना जाएगा। मॉटले यहाँ पे बन रही हैं ओनली द सेकेंड लीडर इन बारबाडोस हिस्ट्री टू सर्व मोर देन 2 consecutive terms. This mark the third time Barbados Labour Party has won all the 30 seats. Next question. Oil India Limited Limited was conferred with which award during the India Energy Week 2025 held in Goa? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्ना सीपीएसई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसको यहाँ पे जो है वो फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री अवार्ड 2025 दिया गया है फॉर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग द इंडिया एनर्जी वीक 2025 जो कि आयोजित किया जा रहा था गोवा में। Next question. Which tribal body in Nagaland recently passed a resolution banning pangolin hunting and trade to strengthen wildlife conservation? तो नागालैंड में किस जनजातीय संगठन ने हाल ही में वन्य जीव संरक्षण को मजबूत करने के लिए पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज यूनाइटेड संगतम लिखुम पुमजी। तो यूनाइटेड संगतम लिखुम पुमजी जो कि एक एपेक्स ट्राइबल बॉडी है संगतम नागा कम्युनिटी की, ऑफिशियली इन्होंने यहाँ पे बैन किया है पेंगोलिन हंटिंग एंड ट्रेड इन नागालैंड। क्या सिग्निफिकेंस इसका रहता है? तो यहाँ पे स्ट्रेंथन इसको किया जा रहा है, जो कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन है ये यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट करेगा काउंटरिंग पेंगोलिन ट्रैफिकिंग प्रोजेक्ट, जिसको कि लीड किया जा रहा है बाय वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा विद सपोर्ट फ्रॉम द पेंगोलिन क्राइसिस फंड। इसके द्वारा यहाँ पे री एनफोर्स किया जा रहा है इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। पेंगोलिन को यहाँ पे क्यों प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है? तो पेंगोलिन की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल यहाँ पे आता है ग्लोबली, और इसको जो है वो हंट किया जाता है। इसके जो स्केल्स रहते हैं, स्केल जिनका कि यूज़ इलीगल मेडिसिन में किया जाता है, मीट के लिए किया जाता है, और ब्लैक मार्केट ट्रेड में इसका यूज़ किया जाता है। इंडिया में बोथ इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज़ पेंगोलिन जो है वो पाए जाते हैं, और दोनों ही यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ यहाँ पे रहते हैं। कम्युनिटी रोल की अगर हम बात करें तो नागालैंड फॉरेस्ट आर लार्जली अंडर द ट्राइबल ओनरशिप, और कम्युनिटी लेड बैन यहाँ पे इंश्योर करेगा बेटर एनफोर्समेंट, कल्चर एक्सेप्टेंस, और रिड्यूस करेगा यहाँ पे पोचिंग ऑफ द पेंगोलिन। Next question. Who presented the Rajasthan State Budget 2026-2027 with a total outlay of rupees 6.11 lakh करोड़? तो राजस्थान राज्य का 2026-27 का बजट जिसकी कुल राशि रुपीज़ 6.11 लाख करोड़ है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ दिया कुमारी। तो राजस्थान का 2026-27 का बजट यहाँ पे पेश किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में बाय द डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी। बजट का यहाँ पे रहा है 6.11 लाख करोड़ आउटले। और फिजिकल डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट रहा है 3.69% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एडहियरिंग टू FRBM नॉर्म्स। और रेवेन्यू डेफिसिट की अगर हम बात करें तो रुपीज़ 24,31,393 लाख यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट रहता है। सेक्टोरल एलोकेशन अगर हम बजट की देखें तो स्पोर्ट्स, एजुकेशन, आर्ट और कल्चर के लिए यहाँ पे 68,98,947 लाख यहाँ पे रखा गया है। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए 32,52,630 लाख यहाँ पे रखा गया। और एलाइड और एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे रुपीज़ 18,29,068 लाख यहाँ पे आउटले रखा गया है, एलोकेशन रखी गई है। और रूरल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे 33,59,821 लाख जो है यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं। विजन अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो बजट है ये यहाँ पे शो करता है विकसित राजस्थान विजन, जो जिसका एम है यहाँ पे पर कैपिटा इनकम अबव रुपीज़ 2 लाख बाय 2047।
Next question, veteran Kannada filmmaker Joy Simpson, who passed away in February 2026 after a cardiac arrest during KFCC meeting, was best known for directing which iconic film starring विष्णु वर्धन। तो वरिष्ठ कन्नड़ फिल्म निर्माता जो साइमन, जिनका अभी फरवरी में KFCC बैठक के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया, किस प्रसिद्ध फिल्म के निर्देशन के लिए जाने जाते थे जिसमें विष्णु वर्धन ने अभिनय किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज साहसा सिम्हा। तो वेटर्न कन्नड़ फिल्म मेकर जोए सैमसन की यहाँ पे 80 साल की एज में डेथ हो गई है आफ्टर सफरिंग अ कार्डिक अरेस्ट ड्यूरिंग मीटिंग एट द कर्नाटका फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन बेंगलुरु। करियर अगर हम उनका देखें तो उन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है 100+ फिल्म एज अ डायरेक्टर, एक्टर, लिरिस्ट एंड राइटर, और इनके द्वारा डायरेक्ट की गई है यहाँ पे सेवरल सक्सेसफुल मूवीज, जिसमें कि साहसा सिम्हा आ जाते हैं, मिस्टर वासु स्नेहाड़ा, कदाली सिम्हा जोड़ी, वांटेड एंड रीवा वर्मा यहाँ पे आ जाते हैं। साहसा सीमा की अगर हम बात करें तो इसको स्टार किया, इसको इसमें जो स्टार एक्टर थे वो आ जाते हैं विष्णु वर्धन, जो कि यहाँ पे इनकी एक मोस्ट आइकॉनिक वर्क आ जाता है। कर्नाटका डिप्टी CM DK शिवा कुमारा ने यहाँ पे उनको ट्रिब्यूट दिया है, और उनकी इस डेथ को उन्होंने डिस्क्राइब किया है एज एन इररिपेयरेबल लॉस टू सैंडलवुड फिल्म फ्रेटर्निटी, और फ्रेंड्स ने यहाँ पे जो है वो एक्सप्रेस किया है अपना ग्रीफ, रिकॉलिंग हिज क्रिएटिव विजन एंड वर्सेलिटी वर्सेटिलिटी। लिगेसी अगर हम बात करें तो जॉय सिम्पसन की जो फिल्म थी यहाँ पे जानी जाती थी अपने स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग के लिए, इमोशनल अपील और कमर्शियल सक्सेस के लिए यहाँ पे जानी जाती थी, और वो जो है यहाँ पे एक्टिव थे फिल्म इंडस्ट्री में इवन इन लेटर ईयर्स, लिविंग बिहाइंड अ लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन द कन्नड़ सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग से 6th एडिशन ऑफ ट्रेड वॉच क्वार्टरली हाईलाइटेड विच सेक्टर एज अ की ड्राइवर ऑफ इंडिया ट्रेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो नीति आयोग के ट्रेड वॉच क्वार्टरली की छठी संस्करण ने भारत के व्यापार परिवर्तन के प्रमुख चालक के रूप में किस क्षेत्र को उजागर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, that is electronics. So 6th edition of Trade Watch Quarterly was launched in New Delhi by Niti Aayog's Vice Chairman Suman Berry in the presence of member Arvind विरमानी। ट्रेड परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें एज ऑफ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो प्रेजेंट की गई है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है जिसमें सर्विस पर मर्चेंट्स आ जाते हैं, ग्रू बाय 8.5%, एक्सपोर्ट ग्रोथ आउट पास्ट इम्पोर्ट, सस्टेनिंग ट्रेड एक्सपेंशन, और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें थीमेटिक फोकस की तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर यहाँ पे फोकस दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स इमर्ज एज द सेकंड लार्जेस्ट आइटम इन इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट। इंडिया शेयर इन ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक डिमांड ग्रू एट अ CAGR of 17.2% as of 2015 to 2024 versus global growth rate of 4.4%. इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है नियरली 5-fold बिटवीन 2016 एंड 2024, रीचिंग $42.1 बिलियन। सिग्निफिकेंस इसका क्या रहता है? तो अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे मेजर ड्राइवर रहा है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्मेशन का, एक्सपोर्ट ग्रोथ का, और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का। मेजर डेस्टिनेशन इंडिया की यहाँ पे रही यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड UAE। Next question, the Union Cabinet has approved in India's first underwater rail cum road tunnel project beneath which river connecting गोहपुर एंड नुमलीगढ़ इन आसाम। तो भारत सरकार ने गोहपुर और नुमलीगढ़ आसाम को जोड़ने वाली भारत की पहली जल के नीचे रेल सहमार्ग सुरंग परियोजना किस नदी के नीचे मंजूर की है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ब्रह्मपुत्रा। तो यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको की चेयर किया जा रहा था बाय PM नरेंद्र मोदी, यहाँ पे उन्होंने अप्रूव किया है ब्रह्मपुत्रा रेल रोड ट्विन टनल प्रोजेक्ट की अगर हम डिटेल देखें तो ये इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर रेल कम रोड टनल प्रोजेक्ट रहेगा, ओनली सेकंड ग्लोबली। लेंथ इसकी आ जाएगी 33.7 किलोमीटर, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर ये रहेगा, इंक्लूडिंग 15.79 किलोमीटर ट्विन ट्यूब टनल अंडर द ब्रह्मपुत्रा रिवर। कॉस्ट इसकी रहेगी ₹18,662 करोड़, और मोड अगर देखें तो एग्जीक्यूटिव को किया जाएगा अंडर इंजीनियरिंग, प्रिक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड। कनेक्टिविटी में ये लिंक करेगा गोहपुर नेशनल हाईवे 15 विद नुमलीगढ़ नेशनल हाईवे 715, और कनेक्ट्स में अगर रेल लाइन देखें तो रेल लाइन में इसमें रंगिया
मोकुंग सेलेक और फुरकेटिंग मिरानी लूप यहाँ पे आ जाएगा। ट्रैवल डिस्टेंस यहाँ पे रिड्यूस की जाएगी फ्रॉम 240 किलोमीटर टू 34 किलोमीटर, कटिंग ट्रैवल टाइम फ्रॉम 6 आवर टू 20 मिनट्स। स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अगर हम इसका देखें तो ये यहाँ पे बूस्ट कर रहा है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी जिसमें रेल, रोड और वाटरवेज आ जाते हैं, और ये सपोर्ट करेगा हमारा ट्रेड एक्सपेंशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ट्रूप मोबिलिटी इन सेंसिटिव बॉर्डर रीजन। एक्सपेक्टेड टू जनरेट 80 लाख पर्सनस डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एनहांस करेगा एक्सेस टू काजीरंगा नेशनल पार्क, तेजपुर, डिब्रूगढ़ और ईटानगर। Next question, the Philippine eagle, also known as monkey eating eagle, is currently listed under which IUCN Red List? तो फिलीपीन ईगल जिसे कि मंकी ईटिंग ईगल की भी कहा जाता है, वर्तमान में IUCN रेड लिस्ट की किस श्रेणी में सूचीबद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, that is critically endangered. So Philippine eagle, one of the largest and the most powerful raptors in the world, endemic to the Philippines. निकनेम अगर हम इसका देखें तो इसको मंकी ईटिंग ईगल भी जाना जाता है, कहा जाता है ड्यू टू अर्ली रिपोर्ट्स ऑफ इट हंटिंग मंकीज। अगर हम बात करें इसकी डाइट की तो इसकी डाइट में यहाँ पे इंक्लूड है स्क्वेल्स, सीवेट्स, बैट्स, स्नेक्स एंड अदर स्मॉल वर्टिब्रेट्स। इसका साइज अगर हम देखें तो अबाउट इसकी लेंथ आ जाएगी 76 to 102 सेंटीमीटर, अबाउट 1 मीटर टॉल, और विंग स्पैन इसका अप्रोक्सीमेट 1.9 मीटर यहाँ पे रहता है, क्लोज टू 2 मीटर। वेट इसका 4.5 टू 8 किलोमीटर रहेगा, विद फीमेल्स लार्जर देन मेल्स, और ये पाया जाता है ओनली इन ल्यूजोन, समर, लीटे एंड मिंडानो आइलैंड। पॉपुलेशन इसकी जो रहेगी वो फीवर देन 500 मैच्योर इंडिविजुअल यहाँ पे आ जाते हैं इन द वाइल्ड। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू लॉगिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे थ्रेट है इसके हैबिटेट के लिए, और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और स्लो ब्रीडिंग साइकिल जो है यहाँ पे इसका मेजर थ्रेट यहाँ पे बन गया है। कंजर्वेशन में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड यहाँ पे लिस्ट किया गया है अंडर द IUCN रेड लिस्ट, और इसको इंक्लूड किया गया है इन साइट्स अपेंडिक्स 1, बैनिंग इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड। Next question, recent radiocarbon dating at which archaeological site in Haryana suggests that Indus Valley civilization was date back nearly 8,000 years? तो हाल ही में हरियाणा के किस पुरातात्विक स्थल पर रेडियो कार्बन डेटिंग से संकेत मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8,000 वर्ष पुरानी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज भिराना। सो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल रिसर्च यहाँ पे की गई एट भिराना, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, जो कि यहाँ पे सजेस्ट कर रही है दैट ह्यूमन ऑक्यूपेशन जो रही है वो लगभग 8,000 से 9 साल वर्ष पुरानी हो सकती है। टाइमलाइन अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सिविलाइजेशन की, उस यूजली इसको 2600 से लेकर 1900 BCE यहाँ पे जो है माना जाता है। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा इस फाइंडिंग का? तो ये यहाँ पे इंडिकेट करता है ग्रेजुअल कल्चर इवेल्युएशन को, और इसका ओरिजिन जो यहाँ पे माना जा रहा है बिफोर इजिप्ट्स अर्लीस्ट फेराहोज। अर्बन फीचर्स अगर हम देखें मैच्योर फेज के, तो इसमें ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स, वेल कोर्टयार्ड्स, बाथिंग प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे रहेंगे, और इसके अलावा कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम, अर्ली सैनिटेशन और ग्रेनरीज, डॉकयार्ड, सील्स और वेट एंड मेजर्स यहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे सपोर्ट किया गया इसके द्वारा अप्रॉक्सीमेट 5 मिलियन पीपल, और ये स्प्रेड करता है कि स्प्रेड ये रहा है फ्रॉम अरेबियन सी टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इस लिंक इसका यहाँ पे माना जा रहा है टू क्लाइमेट चेंज, रिवर शिफ्ट, ड्राउट्स, और एविडेंस जो भिराना में है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट फ्रॉम व्हीट, बार्ले टू माइलेट एंड राइस। Next question, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Northeast's first emergency landing facility at which location in Assam? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा असम में किस स्थान पर उद्घाटित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मोरान, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो है वो इनागोरेट की गई एट मोरान, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, आसाम। तो क्या है ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी? तो एक स्पेशल हाईवे एयर स्ट्रिप रहेगी जिसको कि यहाँ बनाया गया है विद द इंडियन एयरफोर्स फॉर इमरजेंसी लैंडिंग, टेक ऑफ ऑफ मिलिट्री एंड सिलेक्टेड सिविल एयरक्राफ्ट। की फीचर्स इसके देखें तो इसकी लेंथ 4.2 किलोमीटर रहेगी, और अप्रोक्सीमेट 100 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। इसके द्वारा यहाँ पे हैंडल किए जाएंगे फाइटर जेट्स अप टू 10 टन्स, एंड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एयरक्राफ्ट अप टू 74 टन्स।
क्या इसकी इंपॉर्टेंस रह जाती है, तो इसके द्वारा यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा डिफेंस प्रिपेयरनेस और डिजास्टर रिस्पॉन्स इन नॉर्थ ईस्ट, और ये प्रोवाइड करेगा यहाँ पे अल्टरनेटिव एयरस्ट्रिप इफ रेगुलर बेसिस आर अनअवेलेबल, और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है फॉर अ रीजन प्रोन टू फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स। Next question, the World Health Organization recently pre-qualified which vaccine to strengthen global polio eradication efforts? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयासों को मजबूत करने के लिए किस टीके को प्री क्वालिफाई किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज NOPV2, यानी कि नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2। WHO के द्वारा यहाँ पे नोवल पोलियो ओरल वैक्सीन टाइप 2 को प्री क्वालिफाई किया गया है। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो और जो ट्रेडिशनल ओरल पोलियो वैक्सीन है वो कई बार म्यूटेट कर जाती है, जिसकी वजह से कई वैक्सीन ड्राइव्ड आउटब्रेक्स जो है वो हो रहे हैं। नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 जो है मोर जेनेटिकली स्टेबल है, और इसके द्वारा यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा रिस्क वाइल स्टिल स्टॉपिंग वायरस ट्रांसमिशन। ग्लोबल इम्पैक्ट अगर हम देखें तो प्री क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, तो प्री क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पे रहता है कि UN एजेंसी जिसमें यूनिसेफ यहाँ पे आ जाता है कैन नाउ प्रोक्योर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट वर्ल्ड वाइड, और इसके द्वारा यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा इम्यूनाइजेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 370 मिलियन चिल्ड्रन एनुअली। Next question, as per RBI's draft second amendment direction 2026, banks aggregate credit exposure to a borrowing REIT and its SPVs cannot exceed what percentage of REIT's asset value? तो RBI के ड्राफ्ट सेकेंड अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026 के अनुसार बैंकों का कुल ऋण एक्सपोजर किसी REIT और उसके SPVs की परिसंपत्ति मूल्य का अधिकतम कितने प्रतिशत तक हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 49%। तो अभी आरबीआई ने इशू किया है ड्राफ्ट नॉर्म्स सेकेंड अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 टू रेगुलेट बैंक लेंडिंग टू रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेबी, लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड हैव अ मिनिमम 3 ईयर ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड विद पॉजिटिव कैश फ्लो। एक्सपोजर लिमिट यहाँ पे जो है अगर देखें हम तो बैंक्स एग्रीगेट एक्सपोजर टू real estate investment trust and its SPVs holding companies capped to 49% of real estate investment trust asset value as of March 31st of the previous financial year. Additionally यहाँ पे अगर हम बात करें तो exposure of a single bank cannot exceed 10% of its eligible capital base. Next question, the India AI Impact Summit 2026 guided by the three sutras people, planet and progress will be held in which city from February 16 to 2026। तो भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 जो कि पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस 3 सूत्रों पर आधारित है 16 से लेकर 20 फरवरी 2026 को किस शहर में आयोजित होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज न्यू दिल्ली। तो इंडिया यहाँ पे होस्ट करेगा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 16 से लेकर 20 फरवरी को न्यू दिल्ली में। इसको जो है यहाँ पे लीड किया जाएगा बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो 20 हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुइज इनासियो लुला डिसिल्वा यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम भूटान, फिनलैंड, ग्रीस, नीदरलैंड, मॉरिशस, क्रोशिया, कजाकिस्तान यहाँ पे जो है वो अटेंड करेंगे। क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी, हेरिडिटरी प्रिंस ऑफ लिचेस्टेन एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम बोलीविया, गुआना एंड शीचेल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। मिनिस्टर डेलीगेशन फ्रॉम 45 प्लस कंट्रीज एंड UN सेक्रेटरी जनरल जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। थीम यहाँ पे जो है वो रखी गई है पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस, जिसमें कि यहाँ पे फोकस किया जाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, एथिकल इनोवेशन। टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड, ग्रीन कंप्यूटिंग, AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क यहाँ पे मेन टॉपिक रहेंगे। तो क्या सिग्निफिकेंस इस समिट का रहेगा? तो ये फर्स्ट मेजर ग्लोबल AI समिट यहाँ पे आ जाती है ग्लोबल साउथ में, जो कि यहाँ पे इंडिया की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करती है एज अ की वॉइस इन ग्लोबल AI गवर्नेंस और सपोर्ट करेगा इंडियाज डिजिटल डिप्लोमेसी एजेंडा।
As per the amended National Highway Fees Rule, effective February 15, 2026, how will toll be charged on incomplete expressway stretches? तो अभी संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 15 फरवरी 2026 से लागू हो रहे हैं। उसके अनुसार अधूरी एक्सप्रेसवे खंडों पर टोल कैसे लिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज रिड्यूस्ड रेट एप्लीकेबल टू नेशनल हाईवेज ओनली फॉर कंप्लीटेड पोर्शन। ठीक है ना। तो क्या किया जा रहा है, तो सेंटर ने यहाँ पे अमेंड किया है नेशनल हाईवे फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल 2008, और ये इफेक्ट में आ रहा है फ्रॉम द 15 फरवरी 2026। और यहाँ पे जो है पे करना पड़ेगा अब जो टोल रहेगा ओनली फॉर द ऑपरेशनल पोर्शंस ऑफ द एक्सप्रेसवेज। टोल रेट जो है यहाँ पे विल दैट ऑफ नेशनल हाईवे के टोल रेट रहेंगे, नॉट द हायर एक्सप्रेसवे रेट्स। इससे पहले किया जाता था, तो यूजर्स थे उनको पे करना पड़ता था फुल एक्सप्रेसवे टोल इवन व्हेन द लार्ज सेक्शन वर इनकम्प्लीट। तो करंट फी स्ट्रक्चर में यहाँ पे टोल ऑन एक्सप्रेसवे 25% हायर देन द नेशनल हाईवे रहता था ड्यू टू एक्सेस कंट्रोल डिजाइन हायर स्पीड्स। अंडर न्यू रूल्स दिस प्रीमियम विल नॉट अप्लाई टू इनकम्प्लीट स्ट्रेचेस। ठीक है। तो जितना पोर्शन इनकम्प्लीट रहेगा नेशनल हाईवे का, उसके लिए अब टोल जो है वो नहीं देना पड़ेगा। इम्पैक्ट इसका क्या रहेगा, तो यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है टू कम्यूटर्स, लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स एंड बस सर्विसेज, एंड रिड्यूस किया जा रहा है कंजेशन ऑन पैरेलल हाईवेज, और इसको अलाइन किया जा रहा है, टोल कलेक्शन को अलाइन किया जा रहा है विद एक्चुअल सर्विस डिलीवरी। Next question. In February 2026, the Supreme Court ruled that eligible armed forces personnel are entitled to full area of disability pension from which cut-off dates without restriction to a 3-year limitation period। तो अभी फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि पात्र सशस्त्र बल कर्मियों को विकलांगता पेंशन का पूरा बकाया किस कट ऑफ तिथि से मिलेगा बिना 3 वर्ष की सीमावधि की पाबंदी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज January 1, 1996 और January 1, 2006। तो अभी सुप्रीम कोर्ट बेंच जिसको कि बेंच जिसमें कि यहाँ पे जस्टिस पामीदी घटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराडे आ जाते हैं, उन्होंने यहाँ पे जो है वो अपहेल्ड किया है दैट द एक्स सर्विस मैन आर एंटाइटल टू फुल एरियर ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन फ्रॉम द कट ऑफ डेट्स January 1, 1996 और January 1, 2006। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे आर्ग्यू किया है दैट द एरियर शुड बी लिमिटेड टू 3 years अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963। कोर्ट की अगर हम रूलिंग देखें, तो कोर्ट ने यहाँ पे जो है रूलिंग दी है दैट द डिसेबिलिटी पेंशन इज वेस्टेड राइट, नॉट अ चैरिटी। पेंशन इज डेफर्ड पोर्शन ऑफ द कंपनसेशन प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एरियर जो यहाँ पे किए जाने चाहिए फ्रॉम द डेट दे बिकम ड्यू, नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय लिमिटेशन। अगर हम देखें इस केस की बैकग्राउंड देखें, तो बैकग्राउंड में यहाँ पे आ जाता है 2014 राम अवतार केस, विच एक्सटेंडेड ब्रॉड बैंडिंग बेनिफिट्स टू पर्सनल रिटायरिंग विद द सर्विस रिलेटेड डिसेबिलिटीज़। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहता है इस रूलिंग का, तो थाउजेंड्स ऑफ एक्स सर्विस मैन विल नाउ रिसीव कंप्लीट एरियर, री एनफोर्स जुडिशियल रिकॉग्निशन ऑफ यूनिक नेचर ऑफ मिलिट्री सर्विसेज। Next question. In 2026, which state assembly became India's first legislature to adopt an AI-based digital attendance system using facial recognition technology for MLAs? तो अभी 2026 में किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा बनी जिसने विधायकों के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करते हुए AI आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली अपनाई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है एन AI पावर डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम फॉर MLAs इन February 2026। फेशियल रिकॉग्निशन यहाँ पे किया जाएगा विद पैन टिल्ट जूम कैमराज। अटेंडेंस यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी ओनली व्हेन MLAs आर सीटेड इन देयर डेजिग्नेटेड प्लेसेस। ट्रैक यहाँ पे किया जाएगा ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंस, लेट अराइवल और अर्ली डिपार्चर नोट यहाँ पे किए जाएंगे। क्या इंपॉर्टेंस इसकी होती है, तो यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा है मैनुअल रजिस्टर्स को और यहाँ पे प्रिवेंट किया जाएगा प्रॉक्सी अटेंडेंस, और इसके द्वारा यहाँ पे एनहांस किया जाएगा अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड डिसिप्लिन। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इसका हम देखें, तो इसको लिंक किया जा रहा है विद अर्लियर प्रपोजल ऑफ नो वर्क नो पे फॉर अटेंडी लेजिस्लेचर एट द 86 ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस लखनऊ में जो यहाँ पे दिया गया था। और सिग्निफिकेंस इसका अगर हम देखें, तो ये फर्स्ट लेजिस्लेचर रहता है इंडिया का, बन जाता है टू अडॉप्ट AI मॉनिटर अटेंडेंस, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है इंडियाज पुश फॉर डिजिटल गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स।
Next question. On February 13, 2026, President Draupadi Murmu launched the nationwide campaign Karma Yoga for Empowered Bharat of which spiritual organization in New Delhi. तो अभी 13 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किस आध्यात्मिक संगठन का कर्म योग फॉर एम्पावर्ड भारत राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ब्रह्म कुमारीज। तो भी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे इनॉगुरेट किया ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड लॉन्च द कर्म योगा फॉर एम्पावर्ड भारत कैंपेन इन न्यू दिल्ली ऑन February 13, 2026। ये जो कैंपेन है इसको इनिशिएट किया गया बाय द ब्रह्मा कुमारीज, अ ग्लोबल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर टीचिंग राज योगा मेडिटेशन। एसोसिएटेड सेलिब्रेशन में प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे जो है वो कमेंस किया गया सिल्वर जुबली 2025 ईयर्स ऑफ द ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम में। की मैसेज यहाँ पे अगर हम देखें तो डेवलपमेंट को यहाँ पे जो है वो बैलेंस किया, डेवलपमेंट मस्ट बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद एथिक्स। और यहाँ पे जो है वो वॉर्न किया गया अगेंस्ट वेल्थ कंसंट्रेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विदाउट मॉरल रिस्ट्रेन। फिलॉसफी अगर हम बात करें, कर्म योगा जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है सेल्फलेस एक्शन रूटेड इन ड्यूटी एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, और इसको लिंक किया गया है विद कर्म योगा टीचिंग्स ऑफ ब्रह्म कुमारीज। Next question. Researchers at JNCASR Bangalore discovered an unusual wave like heat transport mechanism in which crystalline material challenging the conventional phonon gas model। तो अभी JNCAR बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने किस क्रिस्टलीय पदार्थ में असामान्य तरंग सदृश ऊष्मा परिवहन तंत्र की खोज की है जिसने पारंपरिक फोनॉन गैस मॉडल को चुनौती दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डाइथेलियम ट्राइओडो अर्जेंटेट। तो भी साइंटिस्ट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च दैट इज JNCASR बेंगलुरु ने यहाँ पे जो है वो अनकवर किया है रेयर पार्टिकल टू वेव क्रॉस ओवर इन फोनोन बिहेवियर। मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा डाइथीलियम ट्राइओडो अर्जेंटेट, a zero dimensional inorganic metal halide with discrete cluster like building block। थर्मल प्रॉपर्टी अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पे एग्जिबिट करता है अल्ट्रा लो लेटाइज थर्मल कंडक्टिविटी, और 125 K कंडक्टिविटी बिकम्स नियरली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर हम बात करें अराउंड 175 K वेव लाइक फोटोन ट्रांसपोर्ट ओवरटेक पार्टिकल स्कैटरिंग। साइंटिफिक बेसिस इसका क्या रहता है? तो ये यहाँ पे इंस्पायर्ड है बाय पॉलिंग्स थर्ड रूल, केटाइन केटाइन रिपल्शन, लोकल डिस्टॉर्शन और एक्सट्रीम लेटाइस एनहार्मोनिसिटी। शॉर्टन फोटोन मींस फ्री पाथवे, जो कि हीट मूव्स वाया कोहेरेंट एंड टनलिंग यहाँ पे आ जाते हैं साइंटिफिक बेसिस में। टूल यहाँ पे यूज़ किया गया है सिंक्रोनोटोन एक्स रे पेयर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एनालिसिस। सिग्निफिकेंस इसका क्या रहता है? तो डाइथीलियम ट्राइओडो अर्जेंटेट यहाँ पे बिहेव करता है लाइक बोथ क्रिस्टल एंड ग्लास, और ओपन, और इसके द्वारा यहाँ पे ओपन किए जा रहे न्यू डिज़ाइन स्ट्रेटजीज फॉर थर्मो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम। Next question. The Ministry of Women and Child Development organized a national conference on safety of women at workplace she box in February 2026 at which venue? तो भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने फरवरी 2026 में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थल पर आयोजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। तो अभी 14 फरवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस शी बॉक्स एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। ऑब्जेक्टिव इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा रहा है इसके द्वारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोस्ट एक्ट 2013, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। शी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया गया था 29 अगस्त 2024 को। यहाँ पे ये सिक्योर करता है मल्टीलिंगुअल सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स ऑनलाइन, और ये यहाँ पे इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, रियल टाइम ट्रैकिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, और ये यहाँ पे सर्व कर रहा है एज अ कंप्लायंस हब, दैट इज कमिटी डिटेल्स एनुअल रिपोर्ट्स एंड ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स।
इसकी अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंस के हाइलाइट्स, तो इसको अटेंड किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट सावित्री ठाकुर के द्वारा। और इसके अलावा यहाँ पे पार्टिसिपेशन रही फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट्स, यूटीज, इंडस्ट्री लीडर्स, सिविल सोसाइटी एंड यूएन एजेंसीज। लॉन्च ऑफ शी बॉक्स लोगो, पोस्ट ट्रेनिंग वीडियोस, आईसी मटेरियल और मॉड्यूल्स यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड किए गए ऑन कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म। नेशनल वर्क प्लेस सेफ्टी प्लेज यहाँ पे जो है एडमिनिस्टर की गई। Next question: The Indian Army will host the inaugural International Military Adventure Challenge Cup 2026 from February 18 to 23 in which region? तो भारतीय सेना ने 18 से लेकर 23 फरवरी 2026 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंज कप किस क्षेत्र में आयोजित करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ईस्टर्न हिमालयाज। तो इंडियन आर्मी विल होस्ट द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 from 18 to 23 February 2026 in the foothills of Eastern Himalayas। पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे 7 फ्रेंडली नेशंस रहेंगे, जिसमें भूटान, ब्राज़ील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका एंड सऊदी अरेबिया यहाँ पे आ जाते हैं। इंडियन टीम्स में यहाँ पे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यहाँ पे आ जाएगी। पर्पज़ क्या है इसका? तो यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा सोल्जर्स फिटनेस, रिसाइलेंस, टीम वर्क, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग इन माउंटेन टेरेन, और प्रमोट किया जाएगा ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस एंड मिलिट्री डिप्लोमेसी। ग्लोबल कंटेक्स की अगर हम बात करें, तो ये जो इवेंट है इसको लिंक किया जाता है टू द इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल, और इसका मोटो है यहाँ पे फ्रेंडशिप थ्रू स्पोर्ट। इंडिया की अगर हम बात करें, तो इससे पहले इंडिया ने होस्ट किया था फोर्थ इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल वर्ल्ड गेम्स इन 2007। Next question: The chemical communication system used by bacteria to coordinate group behavior such as biofilm formation and virulence is known as what? तो बैक्टीरिया द्वारा समूह व्यवहार जैसे बायोफिल्म निर्माण और विषाणुता को समन्वित करने के लिए उपयोग की जाने वाली रासायनिक संरचना प्रणाली को क्या कहा जाता है? ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज क्वारम सेंसिंग। तो प्रोफेसर बेनी बैसलर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, उन्होंने यहाँ पे डिलीवर किया है एक की लेक्चर, जिसका टाइटल यहाँ पे आ जाता है अ केमिकल लैंग्वेज दैट एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वारम सेंसिंग रखा गया है। क्वारम सेंसिंग क्या है? तो इसमें बैक्टीरिया रिलीज करते हैं और डिटेक्ट करते हैं स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसमें रीच करती है टू अ फिक्स थ्रेशोल्ड, दे सिंक्रोनाइज एक्शंस। फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलरी विरुलेंस इसमें कंट्रोल की जाती है बाय क्वारम सेंसिंग, और विब्रियो फिशरी तो इसमें बायोलेमिनेसेंस इन स्क्विड सिम्बायोसिस ओनली व्हेन बैक्टीरिया आर न्यूमरस जो है इसमें जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। मेडिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या रहता है? तो हम अगर टारगेट किया जाए क्वारम सेंसिंग को, तो यहाँ पे जो है ये लीड करेगा एंटी क्वारम थेरेपीज यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, और यहाँ पे डिसार्म किया जा सकता है पैथोजेंस को विदाउट किलिंग दैम, जो कि यहाँ पे हेल्प करेगा टू कॉम्बैक्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ब्रॉडर रोल अगर हम देखें, तो बैक्टीरिया जो है वो एक्ट करते हैं एज अ मल्टी सेलुलर कम्युनिटीज, नॉट जस्ट अ सिंगल सेल। गट बैक्टीरिया जो है ऐड करते हैं यहाँ पे डाइजेशन में और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में, कम्युनिकेशन, सस्टेन, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड ह्यूमन वेलबिंग, यहाँ पे जो है वो ब्रॉडर रोल इसका देखा जा सकता है। Next question: In February 2026, Bangladesh approved the July National Charter 2025 through a national referendum. What is one of the key structure reform proposed in the charter? तो अभी फरवरी 2026 में बांग्लादेश ने जुलाई राष्ट्रीय चार्टर 2025 को जनमत संग्रह के माध्यम से मंजूरी दी है। इस चार्टर में प्रस्तावित प्रमुख संरचनात्मक सुधारों में से एक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बाईकैमरल लेजिस्लेचर विद 100 सीट अपर हाउस। तो अभी फरवरी 2026 में बांग्लादेश ने यहाँ पे जो है आयोजित किया नेशनल रिफरेंडम अलोंग साइड जनरल इलेक्शन। रिजल्ट अगर हम देखें, तो 70% वोटर अप्रूव्ड द जुलाई नेशनल चार्टर 2025। वोटर टर्नआउट इसमें 60.26% रहा, और वोट यहाँ पे 4.8 करोड़ इन फेवर एंड 2.25 करोड़ अगेंस्ट इसके रही। अगर हम ओरिजिन देखिए इस ड्राफ्ट का, तो इसको जो है ड्राफ्ट किया गया था जुलाई 2024 में स्टूडेंट्स लेड
लेड ड्यूरिंग द स्टूडेंट्स लेड अपराइजिंग, जिसमें फॉर्मर पीएम शेख हसीना के अगेंस्ट जो किया जा रहा था, इसमें रिप्रेजेंट किया गया थर्ड मेजर रिफॉर्म चार्टर इन बांग्लादेश हिस्ट्री। क्या यहाँ पे रिफॉर्म्स बताए गए हैं, तो इसमें बाई कैमरल लेजिस्लेशन की बात की गई है, क्रिएशन ऑफ 100 सीट अपर हाउस सीट्स लोकेटेड प्रोपोर्शनली बाय द वोट शेयर, और स्ट्रिक्ट यहाँ पे टर्म रखी गई है फॉर प्राइम मिनिस्टर, और एनहांस किया जा रहा है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू रिड्यूस पीएम डोमिनेंस। इसके अलावा इस चार्टर में जो है स्ट्रेंथन किया जा रहा है जुडिशली इंडिपेंडेंस एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, और फॉर्मल जो रोल रहा था, फॉर्मल रोल फॉर ऑपोजिशन लीडर्स, कमिटी हेड्स एंड डिप्टी स्पीकर्स, और इसके अलावा जो वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंक्रीज़ की गई है पार्लियामेंट में, और लीगल प्रोटेक्शन फॉर जुलाई फाइटर्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स इन 2024 की जो अपराइजिंग थी उसमें यहाँ पे जो है वो लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई फॉर द जुलाई फाइटर्स। Next question, which country topped the medal tally at the Asian Rifle Pistol Championship 2026 held at Karni Singh Shooting Range, New Delhi? तो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 जो कि डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली में आयोजित की जा रही थी, पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया। तो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 कंक्लूड हो गई है एट द डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली। परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो इंडिया ने डोमिनेट किया है विद 94 मेडल्स, जिसमें 51 गोल्ड, 23 सिल्वर और 20 इसमें ब्रॉन्ज आ जाते हैं। स्वीप पोडियम यहाँ पे रहा इन 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल एंड 25 मीटर जूनियर पिस्टल इवेंट्स। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे शो किया गया, स्ट्रॉन्ग शोइंग यहाँ पे रही इन 50 मीटर राइफल प्रोन वुमेन्स एंड जूनियर कैटेगरी। अदर टॉप नेशन में यहाँ पे चाइना सेकंड पोजीशन पर रहा है, स्ट्रॉन्ग शोइंग इन राइफल इवेंट्स, और कजाकिस्तान यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर रहा है, नो टेबल मेडल्स इन वुमेन्स राइफल प्रोन इवेंट्स। सिग्निफिकेंस इसका क्या रहता है, तो इंडिया की डोमिनेंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है हमारा जो स्ट्रक्चर ट्रेनिंग इकोसिस्टम है एंड डेप्थ ऑफ टैलेंट, और चाइना एंड कजाकिस्तान रिमेन द स्ट्रॉन्ग कंपटीटर इन एशियन शूटिंग स्पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।